हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज एक और एडिटोरियल का क्लास है। सबसे पहले हम वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे, जितने वर्ड्स आज के पैसेज से हमने लिए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी है। उन वर्ड्स की मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। देन विल मूव ऑन टू जो हमारा पैसेज है। ठीक है, तो ये रहेगा प्रोसेस और हर एडिटोरियल में हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। रीज़न बीइंग कि जब हमें एक बार वर्ड्स की मीनिंग पता होती है तो जो पैसेज की मीनिंग है वो भी हमें क्लियर हो जाती है। हमें समझ में आने लगता है मोर ईजिली कि ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, टोन भी समझ में आने लगता है हमें। तो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला वर्ड है वो है सैक्रोसैंक्ट। देखो सैक्रोसैंक्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या करते हैं तो क्वालिटीज़ बताते हैं नाउन्स की, प्रोनाउंस की। तो सैक्रोसैंक्ट हम उस किसी नाउन या प्रोनाउन को कह सकते हैं। कोई चीज़ सैक्रोसैंक्ट है, क्यों है, किस तरह के चीज़ को हम सैक्रोसैंक्ट कहते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना रिस्पेक्टेबल है कि उसे चेंज करना मना है या उसे क्वेश्चन करना मना है, उस पर डिबेट करना मना है। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी टू इम्पॉर्टेंट टू चेंज और क्वेश्चन। मतलब आप उस चीज़ पे सवाल नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स कॉल्ड सैक्रोसैंक्ट। ठीक है, इनवायोलेबल और अनअसेलेबल भी कहते हैं। इनवायोलेबल जिसको चेंज नहीं कर सकते, अनअसेलेबल जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसको ऑल्टर नहीं कर सकते। एंटोनिम्स आप हो जाएंगे फ्लेक्सिबल एंड म्यूटेबल। देखो फ्लेक्सिबल हम उसे कहते हैं जिसको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल वो होता है जो चेंज हो जाता है। तो दोनों ही वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। सेकेंड इज इंस्टीट्यूटेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इंस्टीट्यूट करने का मतलब क्या होता है कि इंट्रोड्यूस करना या एस्टैब्लिश करना किसी सिस्टम को, किसी प्लान को, पॉलिसी को या किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना। एस्टैब्लिश करना, इनिशिएट करना। तो एस्टैब्लिश्ड एंड इनिशिएटेड क्या है, इस वर्ड के एंटोनिम्स हैं, सॉरी सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, डिसमेंटल कर देना मतलब खत्म कर देना, तोड़ देना। ठीक है, सिस्टम को बंद कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, एबॉलिश कर देना मतलब कि खत्म कर देना। थर्ड इज रैशनल, नाउन है ये। देखो रैशनल क्या होता है, किसी भी बिलीफ या किसी भी एक्शन जो हम करते हैं या बिलीफ जो हमारे में होता है कि हम हमारे अगर माइंड में कोई पार्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़ है या इस बिलीफ को हम फॉलो करते हैं या कोई एक्शन हम लेते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस रीज़न को हम मान के वो एक्शन ले रहे हैं या किस रीज़न की वजह से हमने वो बिलीफ रखा है, या इंटेंशन क्या है उस एक्शन को करने का, उस बिलीफ को मानने का, उस चीज़ को हम रैशनल कहते हैं, जिसको हम ग्राउंड्स भी कह सकते हैं, लॉजिक भी कह सकते हैं। नाउ एंटोनिम्स है कॉन्सिक्वेंस और आउटकम। अब एंटोनिम थोड़ा आप समझिएगा। देखो एक्शंस और बिलीफ से पहले आता है रैशनल। रैशनल होता है उससे निकल के आता है एक्शन या बिलीफ। तो एंटोनिम क्या होगा, इन बिलीफ या एक्शंस के बाद जो है, यानी कि कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, इफेक्ट, इम्पैक्ट या फिर आउटकम। ठीक है, फोर्थ है अमेंडिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अमेंड जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म है ये। अमेंडिंग क्या होता है, किसी लॉ में, सिस्टम में, प्लान में थोड़े माइनर चेंज करना जिससे वो और अच्छा हो जाए, इंप्रूव हो जाए, उसको अमेंडिंग कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे इसके, ट्वीक करना, ट्वीकिंग, रिवैम्पिंग, दोनों ही सिनोनिम से। ट्वीक करना भी होता है माइनर चेंज करना, इंप्रूव करने के लिए। रिवैम्प करना, उसको बदलना जिससे वो और अच्छा काम करे। एंटोनिम्स होगा करप्ट करना, उसको खराब कर देना, उसमें फॉल्ट्स ले आना, या इम्पेयर करना, उसको वीकन करना, कमजोर करना कि वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सके। फिफ्थ इज एग्जैजर्बेट, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। एग्जैजर्बेट करना, किसी चीज को खराब कर देना, पहले से ही खराब थी, बैड थी और अब वो वर्स हो गई। तो टू मेक समथिंग जो कि ऑलरेडी बैड होता है, टू मेक समथिंग ऑलरेडी बैड इवन वर्स। सिनोनिम्स एग्रावेट करना, कंपाउंड करना, दोनों का मतलब वही होता है, किसी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, सिचुएशन कैसी जो कि अनप्लेजेंट सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऑलरेडी बैड है, उसको वर्स कर दिया। एंटोनिम्स हो गए एलिविएट, मिटिगेट। एलिविएट ईज करना, ठीक है, अगर सीवियरिटी ये बहुत खराब है उसको, उसकी खराबी को कम करना। मिटिगेट भी वही होता है, प्रॉब्लम्स कम करना, सॉल्व करना। सिक्स्थ है थ्राइविंग, एडजेक्टिव है। वैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बट वर्ब की आईएनजी फॉर्म को भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं कुछ कुछ वर्ब्स की। तो थ्राइविंग क्या होता है,
सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी बन रहा है या बन चुका है और कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं थ्राइविंग। ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत अच्छे से डेवलप हो रही हो, बहुत सक्सेसफुल वे में काम कर रही हो। सिनोनिम्स हो गया फ्लरिशिंग, प्रॉस्परिंग, दोनों का सेम मीनिंग है। फ्लरिश करना भी होता है अच्छे से बढ़ना, ग्रोइंग वेल, डेवलपिंग वेल, सक्सेसफुली, प्रॉस्परिंग का भी मतलब वही होता है। एंटोनिम्स हो गया लैंग्वेजिंग। लैंग्वेजिंग क्या होता है, एक ही जगह पे, एक ही स्टेट पे बहुत टाइम से है, कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, स्टैग्नेशन आ गया है, तो उसको लैंग्वेजिंग कहते हैं। एलिंग भी वही कहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से वो डील कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रोसेस मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है। 7 इज मशरूम्ड। मशरूम का ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी है। मशरूम का मतलब क्या होता है, रैपिडली इंक्रीज होना, बहुत तेजी से बढ़ना। सोड, रोज, दोनों उसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा, डिक्लाइन करना, कम हो जाना। ठीक है, ड्विंडल हो जाना। निप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। निप का मतलब क्या होता है, देखो निप का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को रोक देना, हार्म करना, डैमेज करना। प्रून और ट्रिम इसके सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब होता है। ट्रिम का मतलब क्या होता है, उस चीज को काट के हटा देना। प्रून करने का मतलब होता है किसी खराब चीज को काट के हटाना। एंटोनिम्स होगा असिस्टेड, इनकरेज, आप हटा नहीं रहे हो, आप उसको और हेल्प कर रहे हो बढ़ने में, इनकरेज कर रहे हो। 9 इज क्राफ्टी, एडजेक्टिव है। क्राफ्टी क्या होता है, मतलब क्लेवर एट गेटिंग व्हाट यू वांट, स्पेशली बाय इनडायरेक्ट और डिसऑनेस्ट मेथड। ऐसा कोई चीज जो बहुत चालाकी से किया जाए, स्पेशली डिसऑनेस्टी से, जिससे कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। तो डिसऑनेस्ट मीन्स का यूज करके, इनडायरेक्ट मीन्स का यूज करके, बहुत चतुराई से, क्लेवर वे में वो चीज पाने की कोशिश करना, उस लोगों को क्राफ्टी बिहेवियर, ये क्राफ्टी मेथड्स कहते हैं। आर्टफुल भी कहते हैं, कनिंग भी कहते हैं, दोनों का मतलब वही है। आर्टफुल, कनिंग, स्कीमिंग, डेवियस, मतलब डिसऑनेस्ट वे का यूज करके बहुत क्लेवर तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव्स या गोल को फुलफिल करने की कोशिश करना। एंटोनिम्स अवरबोर्ड, वेरासियस। अवरबोर्ड क्या होता है, ऑनेस्ट, ओपन, डायरेक्ट, जो है वो दिख रहा है आपको, कुछ छिपी हुई चीज़ नहीं है, बहुत ही ऑनेस्ट है। वेरासियस होता है ट्रुथ से रिलेटेड, ट्रुथफुल। ठीक है, ऑनेस्ट, तो इसको भी दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है। 10th वर्ड है कंडोन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कंडोन का मतलब क्या होता है कि कोई खराब बिहेवियर है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, एक्सक्यूज कर रहे हो। टू एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज मॉरली रॉन्ग और टू ट्रीट इट एट एज इफ इट वर नॉट सीरियस, यानी कि आप ऐसा ट्रीट कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो कि वो कोई चीज़ सीरियस तो है ही नहीं, कोई सीरियस चीज़ नहीं है। आप उसको ना ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, ना तो आप उसको गलत बता रहे हो, आप बस देख रहे हो, तो वो होता है कंडोन करना। टॉलरेट करना, एक्सक्यूज करना सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स क्या होगा, कंडेम करना, डिनाउंस करना, दोनों का मतलब क्या होता है, पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, डिक्लेयर करना कि नहीं ये गलत है। 11 ट्रिगर, ट्रिगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज को कॉज करना, प्रॉम्प्ट करना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा, अवर्ट करना, प्रिवेंट करना, इनहिबिट करना, दोनों का मतलब वही होता है। इनहिबिट मतलब होता है वही प्रिवेंट करना, उसको रोकना, सक्सेसफुली आगे बढ़ने नहीं देना। अवर्ट भी होता है प्रिवेंट करना उसको। फ्रेजल वर्ब है स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है कि किसी लॉ को खारिज कर दिया गया, ये डिक्लेयर किया गया कि लॉ अब इलीगल है और उस लॉ को फॉलो नहीं करना है। फिर अवेल ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी का या फिर किसी रिसोर्स का यूज करना, उसका एडवांटेज लेना अपने बेनिफिट के लिए। पुट इन प्लेस का मतलब होता है टू स्टैब्लिश और सेटअप, कोई चीज स्टैब्लिश करना, सेटअप करना, इनिशिएट करना, इनॉग्रेट करना। एक इडियम है मेड अ मॉकरी ऑफ। मेड अ मॉकरी ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऐसा दिखाना कि उसकी वैल्यू नहीं है, वो स्टूपिड है, ऐसा, तो उसकी मॉकरी हो गई। तो ये थे आपके वोकैबुलरी। अब हम आएंगे पैसेज पे। पैसेज क्या है, स्टिच इन टाइम ऑन जुडिशरी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। स्टिच इन टाइम, देखो स्टिच इन टाइम क्या है, एक इडियम है। ठीक है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का मतलब क्या है कि अगर हम कोई एक्शन लेते हैं किसी चीज़ को स्टार्ट में ही रोकने के लिए, तो वो आगे के प्रॉब्लम्स को भी रोक देता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में, तो आप उसको पहले ही उसके लिए एक्शन ले लो। तो इससे ही रिलेटेड कोई आज का जो आर्टिकल है वो है जुडिशरी और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नोटिफिकेशंस को रिलेटेड है। मेकिंग इलीगल यूनिट्स पे हैवी फाइन्स माइट हैव लिमिटेड डिटरेंट इफेक्ट। क्या कह रहा है कि जो इलीगल यूनिट्स है, इलीगल यूनिट्स मतलब कोई फैक्ट्रीज हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इन इलीगल यूनिट्स को ये कहना कि वो हैवी फाइन पे करे, तो उसका जो इफेक्ट है कि वो जो इलीगल काम कर रही है वो ज़्यादा नहीं होगा। डेटरेंट इफेक्ट क्या होता है, डेटरेंट मीन्स कि जो
उसको रोक के गलत काम करने से। तो अगर हम इलीगल यूनिट्स जो इलीगल काम कर रही है उसको ये कहेंगे कि हैवी फाइन्स पे कर दो, तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा उसको रोकने में, या ज़्यादा वो नहीं रुकेगा गलत इलीगल काम करने में। तो इसके रिगार्डिंग आज का आर्टिकल है, ठीक है। चलो यहाँ पे पॉज करके पहले ये वाला पार्ट पहले खुद से पढ़ना, उसके बाद फिर देखना कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है हमसे ये आर्टिकल। Last week, the Supreme Court of India finally struck down as illegal two notifications by the Union Environment Ministry that allowed industrial units to set up, expand operations or change their manufacturing practices without following the due process of taking government permission beforehand। क्या है कि लास्ट वीक क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने दो नोटिफिकेशन को इलीगल बता के खारिज कर दिया। वो नोटिफिकेशन क्या थे, तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा वो नोटिफिकेशन निकाले गए थे। वो नोटिफिकेशन क्या कहते थे, वो अलाउ करते थे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कि वो बिना गवर्नमेंट परमिशन लिए बिना, मतलब बिना गवर्नमेंट परमिशन के वो सेटअप कर सकती है कोई फैक्ट्री, एक्सपैंड कर सकती है, अपना ऑपरेशन बढ़ा सकती है, या अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तरीकों को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो लास्ट वीक क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दो नोटिफिकेशंस को इलीगल बता दिया जो कि अलाउ करते थे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कि वह बिना गवर्नमेंट परमिशन के स्टैब्लिश कर सकते हैं नई फैक्ट्रीज, अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Taking prior approval is a sacrosanct principle at the heart of the Environment Impact Assessment Notification of 2006। टेकिंग प्रायर अप्रूवल मतलब कुछ भी करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेना, ये एक सैक्रोसैंक्ट प्रिंसिपल है जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के हार्ट पे, मतलब हार्ट पे एट द हार्ट, मतलब कि सेंट्रल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा है, सैक्रोसैंक्ट प्रिंसिपल है, मतलब ऐसा प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है पैसेज पहले, कि जो पहले से परमिशन लेने का जो ये मेथड है कि आपको पहले परमिशन लेना है फिर कोई एक्शन लेना है, ये ऐसा प्रोसेस है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के लिए। और इसी को ध्यान में रख के लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये एक्शन लिया कि उन्होंने दो नोटिफिकेशन को इलीगल बता दिया, क्योंकि वो बिना प्रायर अप्रूवल के वो नोटिफिकेशन अलाउ करते थे इंडस्ट्री यूनिट्स को कि वो एक्शंस ले सकते हैं। कौन सा एक्शन, सेटअप करना, ऑपरेशन एक्सपैंड करना, या अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को चेंज करना, ठीक है। On the surface, it appeared that the center or the Union Environment Ministry had instituted a system that made a mockery of this principle। अब ऊपर देखने से तो ये लग रहा था कि जो सेंटर है या फिर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जो कि इस प्रिंसिपल का, कौन से प्रिंसिपल का, जो पहले अप्रूवल लेने वाला प्रिंसिपल था उसकी, उस सिस्टम ने मॉकरी बना दी थी। ये ऊपर से देखने से लग रहा था। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, पे दो चीजें बताई गई हैं। एक तो ये कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कौन सा ऐसा सिस्टम इंस्टीट्यूट किया था, तो यही सिस्टम जिसके जो अलाउ करता था बिना परमिशन के कि आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। और ये जो सिस्टम था ये ऊपर से देखने से लग रहा था कि इस सिस्टम ने इस प्रिंसिपल का मजाक बना दिया था। प्रिंसिपल क्या था कि आपको पहले प्रायर परमिशन लेना है, तो उस प्रिंसिपल की मॉकरी, मजाक बना दी थी, मतलब ऐसा दिखा दिया था कि उस प्रिंसिपल की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देयर वाज अ रैशनल, बट जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसके भी कुछ रीजंस थे। ये नोटिफिकेशन जो दो थे उनको बनाने में जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसके उन भी अपने रीजंस थे, इवन इफ इट वॉज फ्लॉड टू सम एक्सटेंट। हालांकि परफेक्ट रीजन नहीं थे बट फिर भी वैलिड रीजन थे। In March 2017, the body issued a notification providing a one-time 6 months window for industries that did not have the right environmental clearances to apply for one। अब ये जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है ये मार्च 2017 में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, प्रोवाइड किया, जहाँ पे आपको 6 मंथ का टाइम मिलता था इंडस्ट्रीज के लिए जिनके पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, यानी कि जो इन्वायरमेंट लॉज को ब्रेक कर रहे हैं, तो उनको 6 मंथ का टाइम मिलता था कि आप इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपने प्रोसीजर में चेंज ला सकते हो और ऐसा खुद को बना सकते हो कि आप इन्वायरमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हो जाओ, ठीक है।
तो ये था पहला, दो नोटिफिकेशन था, तो पहला नोटिफिकेशन ये था। In 2021, it instituted a standard operating procedure that in effect allowed projects in violation of the laws. तो 2021 में क्या हुआ, उसने दूसरा एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने। ये जो प्रोसीजर था, ये क्या अलाउ करता था, ये उन प्रोजेक्ट्स को अलाउ करता था जो कि वायलेट कर एनवायरमेंटल लॉज को, जिन्होंने पहले जो पहला वाला जो बनाया था जिसमें 6 मंथ का विंडो मिलता था, अब वो इंडस्ट्री जो उस टाइम नहीं ले पाए क्लियरेंस उन 6 मंथ विंडो में, तो वो इस प्रोसीजर के अंदर ले सकते थे, हालांकि एलबाई एट द कॉस्ट ऑफ हैवी फाइन, हालांकि अब उनको फाइन लगेगा। ठीक है, तो दो उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किए। एक पहला वाला कब किया, तो पहला वाला कब किया, उन्होंने किया मार्च 2017 में। ठीक है, जो अलाउ करता था ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि एनवायरनमेंट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे कि आपके पास 6 मंथ का टाइम है, आप अपने में चेंजेस लेके आओ, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई करो और ऐसा खुद के सिस्टम को बनाओ कि वो एनवायरनमेंट लॉ ओबे कर रहा हो। ठीक है, फिर दूसरा नोटिफिकेशन 2021 में आया, उनके लिए जो यूनिट्स उस 6 मंथ के विंडो में नहीं कर पाए थे, ठीक है, अप्लाई, तो अब वो कर सकते हैं, हालांकि अब उनको एक हैवी फाइन पे करना पड़ेगा। Moreover, all these significant changes were being issued through executive orders. ये जितने भी चेंजेस थे, जो ये दो नोटिफिकेशन आया, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू इशू किए गए थे, rather than any attempt at amending the underlying Environment Protection Act EIA 2006 through Parliament. इनके जो पहले से जो एक्ट बना हुआ था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया था। ये जो चेंजेस किए गए थे ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू किए गए थे। द सेंटर्स रीजनिंग वाज थ्रीफोल्ड। अब सेंटर की रीजनिंग क्या थी, 3 रीजंस थे उनके, उन्होंने ये एक्शन लिया, दो नोटिफिकेशन रिलीज किया, ये वाला। ठीक है, First, the process for regularizing projects had already been initiated by the United Progressive Alliance government in 2012 and 2013. पहला क्या था कि ये जो प्रोसेस है रेगुलराइजिंग करने का प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, ये पहले ही से स्टार्ट हो गया था। किसने किया था, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो गवर्नमेंट थी 2012-2013 में, उन्होंने पहले ये स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, These were, however, struck down by the Jharkhand High Court and the National Green Tribunal on procedural grounds, and not that these projects were irredeemably violative. अब ये जो दो बार 2012 में और 2013 में जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, इसको झारखंड हाई कोर्ट ने इलीगल बता दिया था, खारिज कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। बट इसलिए नहीं कि जो प्रोजेक्ट्स थे वो खराब थे, वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे थे या इस तरह से हार्म कर रहे थे कि चेंज नहीं कर सकते। प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे किया था स्ट्रक डाउन। प्रोसीजरल ग्राउंड्स मतलब कि हो सकता है कि वो सही प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हों ये इस प्रोसेस को करने का, या फिर कोई रूल, वो जो रूल होता है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, इस वजह से किया था। इसलिए नहीं कि प्रोजेक्ट्स ही खराब थे और इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे थे। सेकंड, demolishing functioning plants that were contributing to the economy and employment could exacerbate pollution and be disruptive. सेकेंड रीजनिंग क्या थी, सेकेंड रीजन ये था कि अगर हम प्लांट्स को तो डेमोलिश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो एक तो वो प्लांट्स इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे इकोनॉमी को हार्म होगा, वो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो। दूसरा कि उससे और पॉल्यूशन बढ़ेगा और इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पे खराब असर पड़ेगा। तो दूसरा रीजन ये था। The center cited examples of various disputes involving copper mines to pharmaceutical companies where the courts had agreed that a balanced approach was necessary in cases involving violations. Center ने कुछ examples भी दिखाए, साइट किए, जहां पे कोर्ट्स ने ये कहा था कि बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। कुछ कॉपर माइंस को लेके था, कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेके था, जहां पे कोर्ट्स ने ये अग्री किया था कि एक बैलेंस अप्रोच नेसेसरी है। जहां पे इंडस्ट्रीज वायोलेशन कर रही है वहां पे एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। डायरेक्ट उन्होंने सीधे इनको बंद नहीं कर दिया था या डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया था। Finally, it argued that it had put in place a system whereby the industry units seeking to be regularized would have to pay fines for the period that they had
फंक्शन इन वायलेशन। थर्ड रीजन क्या था, उसने ये बोला कि एक सिस्टम उन्होंने एस्टैब्लिश किया है जहां पे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जो कि रेगुलराइजेशन के लिए वो अप्लाई कर रही हैं, मतलब वो चेंजेस लाना चाह रही है अपने प्रोसीजर में इन्वायरमेंट लॉस के अकॉर्डिंग, तो जितना टाइम उन्होंने इन्वायरमेंट लॉस को वायोलेट किया है, जितना टाइम उन्होंने ऐसे काम किया है जिससे इन्वायरमेंट खराब हुआ है, तो उतने टाइम का उनको फाइन पे करना पड़ेगा। तो ये 3 रीजंस थे जिनके बेस पे उन्होंने ये नोटिफिकेशन 2 रिलीज किया था। ठीक है। The court in its final verdict has rightly, as previous courts have, emphasized the principle of prior clearance, though its action may be a little late, as it has clarified that companies that had regularized themselves under the 2017 and 2021 orders would be unaffected by the judgment. कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट यही था, जैसे कि पहले कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एम्फसाइज किया कि नहीं, पहले क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है। उन्होंने जो ये प्रिंसिपल है प्रायर क्लियरेंस का उस पर फोकस किया, वो कहा कि नहीं वो सही है, पहले से क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है। हालांकि ये एक्शन थोड़ा लेट आया है क्योंकि कंपनीज जिन्होंने जो 2 नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे 2017 और 2021 वाले ऑर्डर में, तो इस ऑर्डर के अंदर जिन कंपनी ने रेगुलराइज कर लिया है, अपना चेंज कर लिया है अपना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उनको कोई अफेक्ट नहीं होगा इससे। ठीक। That thriving industrial units in violation of the laws mushroomed is a testament to the collective failure of regional environmental boards to enforce laws. अब ऐसे यूनिट्स, ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज जो कि बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वैसे यूनिट जो कि वायलेशन में इन्वायरमेंट लॉस को वायोलेट करते हैं, तोड़ते हैं और वो बढ़ भी रहे हैं, तो ये एक टेस्टामेंट है, ये शो करता है, एग्जाम्पल है कि कैसे रीजनल इन्वायरमेंटल बोर्ड्स फेल हुआ है लॉ को इन्फोर्स करने में, वो लॉ को अच्छे से इन्फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। सो इट स्टैंड्स टू रीजन दैट मेकिंग दिस इलीगल यूनिट्स पे अंडर द purported new procedure would have been a fruitless exercise। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस की बात है कि अब उन इलीगल यूनिट्स को पे करना तो फ्रूटलेस है, उसका कोई रिजल्ट तो आएगा नहीं क्योंकि उन्होंने डैमेज तो ऑलरेडी हो गया, तो अब उनको फाइन पे करने से तो कोई ये होने वाला नहीं है, ज़्यादा इफेक्ट तो आएगा नहीं। द जजमेंट शुड आइडियली निप एनी क्राफ्टी अटेम्प्ट्स बाय फ्यूचर गवर्नमेंट्स तो कॉन्डोन वायलेशन इन द नेम ऑफ द इकोनॉमी। अब जो जजमेंट आया है इसको क्या करना चाहिए, अगर कोई क्राफ्टी अटेम्प्ट्स है, अगर फ्यूचर गवर्नमेंट्स आती हैं और वो कोई क्राफ्टी डिसऑनेस्ट अटेम्प्ट्स करती है इकोनॉमी के नाम पे, जहाँ पे वो इन्वायरमेंटल वायलेशंस को इग्नोर करती हैं या उतना सीरियसली नहीं लेती है, तो ऐसे अटेम्प्ट्स को जजमेंट जो आया है उसको हटाना चाहिए। दो इट मस्ट ऑल्सो ट्रिगर ऑन ग्राउंड इन्फोर्समेंट, और उसको ऑन ग्राउंड इन्फोर्समेंट मतलब कि लॉज भी ऐसे बनाने चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो करवाए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पैसेज। टोन है आपकी एनालिटिकल प्लस क्रिटिकल, क्योंकि ऑथर ने एक तो एनालाइज किया है, ठीक है, सिचुएशन को पूरा कहाँ कहाँ किया है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एनालाइज किया कि कैसे जो प्रोसेस था उसको किस तरह से इशू किया गया था। ठीक है, अब सेंटर की रीजनिंग क्या थी, रीजनिंग को भी उन्होंने एनालाइज किया और फिर लास्ट में उन्होंने क्या बताया एनालाइज करके कि ऐसा चीज़ करना चाहिए। सेकंड क्रिटिकल भी है क्योंकि ऑथर कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशंस लिए गए थे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ये कहीं ना कहीं उतने सही नहीं थे। तो एनालिटिकल प्लस क्रिटिकल है। तो यही था आपका आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अब तो आपकी मतलब रीडिंग भी, क्योंकि आप खुद से भी पढ़ते होगे, तो आई रियली बिलीव कि आपकी रीडिंग पे भी इम्प्रूव हो रही होगी। अब आप सेंस मीनिंग आप समझ पा रहे होगे, और जो एक ओवरव्यू होता है आर्टिकल का वो आपको समझ में आ जाता होगा कि हाँ ऑथर का आइडिया क्या है, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का। एक चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, अभी क्या है कि हमने न्यू पैकेजेस लॉन्च किए हैं। ठीक है, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, यानी कि आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी इन पैकेजेस में और प्राइस बहुत अफोर्डेबल होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पैकेजेस कौन कौन से हैं।
एक आपका बैंकिंग बेसिक है जिसमें आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का मॉक टेस्ट आता है। तो अगर आप इस स्टेज में हो प्रिपरेशन की, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अब आपको रियल एग्जाम इन्वायरमेंट को फील करना है, आपको रियल एग्जाम इन्वायरमेंट में खुद को टेस्ट करना है, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए खुद को इम्प्रूव करना है, तो आप प्रीलिम्स और मेंस का मॉक टेस्ट वाला ले सकते हो, बैंकिंग बेसिक। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट के साथ सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट भी चाहिए, यानी कि आपको और प्रैक्टिस चाहिए, आपको टॉपिक टेस्ट मतलब आपको हर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे अगर आपको मैथ्स में अरिथमेटिक, स्पीड मैथ्स, डीआई अलग अलग आपको स्ट्रॉन्ग करना है, फिर रीजनिंग में आपको सिलोगिज्म हो गया, आपके फिर पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसको अलग अलग आपको क्वेश्चन को आप खुद स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, उसमें टाइमिंग कम करना चाहते हो, एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो, तो आप प्रीलिम्स मेंस का मॉक टेस्ट प्लस सेक्शनल टॉपिक टेस्ट बैंकिंग प्रो ये आप ले सकते हो। अगर आपको पीडीएफ कोर्स भी चाहिए, ठीक है, आपको मतलब मॉक टेस्ट भी चाहिए, मतलब आपको प्रीलिम्स मेंस का मॉक टेस्ट भी चाहिए, आपको सेक्शनल एंड टॉपिक टेस्ट भी चाहिए, साथ में आपको पीडीएफ कोर्स भी चाहिए। अब पीडीएफ कोर्स में क्या होता है, पीडीएफ कोर्स में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जीए की जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पे आपको थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। यानी कि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया है, आप आपको उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस को, कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो ना छूटे, डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप ये वाला बैंकिंग प्लस ले सकते हो। और अगर आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आप बैंकिंग मैथ्स ले सकते हो, जिसमें आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओगे, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ कोर्स, और फिर रियल एग्जाम में आपको कैसा परफॉर्म करोगे वहाँ पे इंप्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये है पैकेजेस। अब एक और मैं बता दूं कि यहाँ पे डिस्काउंट भी है। जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको दिखेगा बैनर, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सारे आपको हर का, जैसे अगर आप बैंकिंग बेसिक ले ले तो यहाँ पे आपको प्राइस दिख जाएगा। आपको 12 मंथ, 1 साल का चाहिए वैलिडिटी या 6 मंथ का चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, हर किसी का यहाँ पे दिख रहा है, आपको बेसिक का दिख रहा है, बैंकिंग प्रो का दिख रहा है, बैंकिंग प्लस का दिख रहा है, बैंकिंग मैक्स का दिख रहा है। प्लस यहाँ पे आप कोड लॉन्च LAUNCH लॉन्च लगा के 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, बैंकिंग प्लस। अब यहाँ पे इसका प्राइस क्या, अगर हम देखें तो 12 मंथ्स का है 1299, 1300 रुपये प्राइस है। अब अगर हम यहाँ पे कूपन कोड लॉन्च लगा दें, ठीक है, लगाते हैं, तो आपका ये 1300 से 909 रुपये हो गया। तो यहाँ पे आप कूपन कोड का यूज करके कुछ भी हो, कोई भी पैक लेना हो, आपको पैकेज लेना हो, आप ले सकते हो। साथ ही अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो तो एसएससी के लिए भी है आपका एसएससी प्रो, एसएससी प्राइम, यहाँ भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी ये कूपन लग जाएगा। ठीक है, तो इफ यू नीड एनी रिसोर्स यू कैन परचेस आवर प्लान्स। ठीक है, तो अब खत्म करते हैं यहाँ पे सेशन। आप पढ़ाई करते रहें अच्छे से, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।